बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान वाली। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज की जो सुबह है वो नहायत खुशगवार, बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है। और क्योंकि रात अच्छी खासी बारिश हुई और सुबह 6 बजे तक बारिश होती रही है मुसलसल। और जिस तरह हमने बताया था कि डेली हमारा जो सेगमेंट होता है टुडेज़ वेदर में कि बारिशों का स्पेल आने वाला है, तो ये वाला वीक जो है वो बारिशों का रहेगा। तो इसके साथ साथ आपने अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये जो एक रहमत है ये रहमत ही रहे, ये ज़हमत ना बने, क्योंकि इस टाइम फसलें भी जो हैं वो भी काश्त की जा रही हैं। जैसे गंदम की कटाई इस टाइम जो है वो जारी है। बस अल्लाह ताला जो है रहम करे और आसानियाँ हों बस हम सब के लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। हर बंदा यही चाह रहा होता है कि मौसम तो खुशगवार आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मौसम का जो असर है वो आपकी ज़ात पर भी हो रहा होता है। समटाइम्स होता है ना कि आप बहुत चिड़चिड़े हुए होते हैं, परेशान होते हैं, मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, लेकिन अगर बाहर का मौसम खूबसूरत हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी रूह पर भी असर कर रहा होता है और आपके अंदर का मौसम भी जो है वो खुशगवार हो जाता है। तो लिहाजा हमेशा इंसान को चाहिए कि वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए चैलेंजेस को फेस करे, क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं होती। हम समझते हैं कि बहुत आसान है, बट बड़ी मुश्किल लाइफ होती है, लेकिन उसको आसान भी हमने बनाना है और मुश्किल भी हम ही बनाते हैं। तो लिहाजा मुश्किलों से और परेशानियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे हमेशा हम कहते हैं सबसे पहले घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करना है, उसको चैलेंजेस को भी फेस करना है और हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और इसी के साथ आपको पता है कि जिस तरह इस टाइम हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारी मईशत है वो बहुत इस टाइम जो है कह सकते हैं ना कि बहुत एक बुरे दौर से गुजर रही है और हर बंदा आपको परेशान दिखाई देता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी हिम्मत और सब्र भी दिखाना है। और फिर आपकी जो ये मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, ये जाहिर सी बात है तब तक हल नहीं होंगी जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हम लोगों को अपना एक रोल प्ले करना है, उस हवाले से भी हमने देखा कि हम अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हम किस तरह आसानियाँ बांट सकते हैं, लोगों के लिए कितना जो है वो आसान कर सकते हैं। आजकल इस तरह का दौर चल रहा है कि बहुत ही नफ्सा नफसी है, हम लोग अपने एक भाग दौड़ में लगे हुए, एक दूसरे का ख्याल जो है वो उस तरीके से नहीं रख पा रहे होते। तो ये चीज़ें बड़ी ख़ुद को भी ठीक करने की ज़रूरत है कि हमने मुल्क के साथ साथ अपनी जो है हमारी जिम्मेदारी है उसको भी समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी आतिफ इमरान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रहनुमा है जमात इस्लामी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन प्रोग्राम। थैंक यू जी। और इसके साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो है जी हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर जुनेद अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के बाद पहली मुलाकात। ईद से पहले भी हमारी मुलाकात थी। और ईद के बाद हाँ। तो कैसी गुजरी ईद आपकी जुनेद? ईद माशाल्लाह जो है वो अच्छी गुजरी। ऑन ड्यूटी थे हम तो, और शहर की मुख्तलिफ जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं उनके साथ मिलकर ईद गुजारी है। हाँ। और उनकी ही देखिए ईद कैसी होती है और उनके साथ ही अपनी ईद भी वैसे करने की कोशिश की है। अच्छा, वैसे करने की कोशिश की है, तो सोशल करने की कोशिश की है। अच्छा, सोशल। मैंने कहा उन जैसी कैसी ईद आपने सेलिब्रेट कर ली है, जरा मैं भी थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी। हाँ जी सर, आपकी कैसी ईद गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त, काफ़ी मसरूफ़ गुजरी फैमिलीज में, दोस्तों के साथ, हल्के की आवाम के साथ। सही। तो मेरी तो तीनों दिन काफ़ी मसरूफ़। अच्छा, ये होता है कि जाहिर सी बात है जो सोशल होते हैं उनकी ईद फिर इसी तरह गुजरती है, फैमिली के साथ बड़ा कम टाइम गुजारने को मिलता है, लेकिन आप जो है अपने हल्के में और फिर आपके दोस्त अहबाब और इस तरह मिलने जुलने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। सही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे थोड़ा जिस तरह इस इलेक्शंस के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस टाइम जो सूरत हाल बनी हुई है, मुल्क की सूरत हाल है? तो अभी तक मुल्क सियासी और आइनी बहरान में है और इसके अलावा बड़े ज़बरदस्त मुआशी बहरान में दाखिल हो चुका है। और हमारी गवर्नमेंट
IMF प्रोग्राम लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जबकि IMF वाले कर्ज देने को तैयार नहीं है। अभी तक उनका 9th सेशन हो चुके हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि डू मोर। तो मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल में, सियासी, मुआशी और आइनी। तो उसमें जमात इस्लामी ने भरपूर किरदार अदा किया कि इससे पहले कि कोई थर्ड पार्टी मुल्क को टेक ओवर करे, थर्ड स्टेक होल्डर मुल्क को टेक ओवर करे, हम सियासी और आइनी बहरान में और पस्त होते जाएं। तो सिराजुल हक साहब ने दोनों जो बड़ी पार्टियां थी, PDM और PTI, इनके दरमियान मुज़ाकरात की आगाज़ की। ये पिछली सियासत में बहुत अहम कदम था और इसको पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा सराहा और जमात इस्लामी की लीडरशिप को हाईली एप्रिसिएशन मिली। ये एक मुस्बत कदम था। उसके बाद इस मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, लेकिन मुल्क में आप ये देखें कि चाहे PTI हो या PDM, ये सिर्फ नंबर गेम्स में है और ना आवाम के लिए ना ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, ना ये कानून साजी करते हैं। और पिछले PTI के 3 साल देख लें और PDM के ये 1.5 साल देख लें, 1.25 साल, ज़ीरो आउटपुट, ज़ीरो बेनिफिट टूवर्ड्स पब्लिक। ये तो है। इस टाइम जो हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल है, वो तो बस हम यही कहते हैं अल्लाह रहम ही करे। अल्लाह के आसरे पर इस टाइम चल रहा है मुल्क हमारा। बाकी हुक्मरानों के हवाले से तो कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या कहना चाहेंगे जुनैद, जिस टाइम हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल है और फिर इलेक्शन के हवाले से भी बात चल रही है, क्या इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं या बस अगर आप मेरी राय पूछे तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और अगर आप वैसे सूरत हाल भी देखें, अगर आप उम्मीदवारान की जो सूरत हाल है वो भी देखें, तो आपको इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, डेट आ चुकी है, मगर आपको शहर में कहीं भी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती। आपको कोई पैनाफ्लेक्स, कोई स्टिकर, कोई कैंपेन, कोई कॉर्नर मीटिंग, कुछ भी नहीं। हालांकि तहरीक इंसाफ समेत जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, वो अपने पार्टी टिकट्स भी दे चुके हैं, सिवाय नून लीग के। और नून लीग के भी जो अक्सर उम्मीदवारान थे, जो फाइनल उम्मीदवारान थे, उन्होंने भी जो आज़ाद निशानात लिए हैं वो भी अपनी मर्जी से लिए हैं कि वो इलेक्शन में, उनके भी इलेक्शन होता है तो वो अपने पसंदीदा निशान पर लड़ें। इस सब के बावजूद जो है वो कहीं पर शहर कोई कैंपेन नहीं है, कोई सियासी मूवमेंट नहीं है। उसकी वजह, बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, वो भी उनको भी इस बात की समझ है कि इलेक्शन जो है वो अलग-अलग होना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन एक ही वक्त पर होंगे, जब भी होंगे। अब ये उनकी वो है कि वो मामलात को जितना उलझाते हैं, अगर वो जिस तरह आतिफ इमरान साहब ने कहा कि वो अगर जो सियासी मेज़ पर आकर नहीं बैठते तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे, ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी इलेक्शन जा सकते हैं। तो मुज़ाकरात का अमल शुरू है, अल्लाह करे इस अमल में से खैर आए, मगर जो दोनों फरीकैन बैठे हैं उनसे, जिस तरह ख्वाजा आसिफ समेत दीगर जो नेशनल जो लीडरशिप है, उनके बकौल के इन मुज़ाकरात से भी कुछ ख़ास निकलने वाला नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ सर आप क्या समझते हैं, जो जमात इस्लामी है वो कितनी नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी? पूरे पाकिस्तान में 100% इसको ऑक्यूपाई कर रही है और करेगी। और मुल्तान में सूबाई इलेक्शन 13 में से 11 नशिस्तों को हम अपने कैंडिडेट को, अहल कैंडिडेट को, और हम जो इस शहर के लिए अहल हैं, इस शहर की लीडरशिप कर सकते हैं। तो उनमें से 13 में से 11 को हम जमात इस्लामी टिकट दे चुकी है, ठीक है, सूबाई को। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे जमात इस्लामी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। आप नहीं समझते कि अभी जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है, तमाम अगर जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको एक ही टेबल पर बैठना चाहिए और टेबल टॉक करनी चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, जबकि हमारा मुल्क जो है तो उसका जो इस टाइम इमेज जा रहा है और जो हमारी इस टाइम, उसमें आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं सब इकट्ठे हो पा रहे? मैडम, ये इनकी कभी भी जो पब्लिक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है, कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। चाहे जब भी कोई भी सियासी जमात आती है, वो PTI हो या PDM की शक्ल में हो, ये हमेशा नंबर गेम्स के चक्कर में रहती है, अपनी हरीफ सियासी जमात को कमज़ोर करने के चक्कर में रहती है, पाकिस्तान को लूटने के
चक्कर में रहती है और लूटती भी है ज़बरदस्त तरीके से। आज पाकिस्तान देख लें कि हमारी अदलिया हो, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इसको निशाना बनाया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। हमारा मुआशत हो, हम इंतहाई पस्ती पर इस वक्त दुनिया के क्रेडिट में मौजूद हैं। आप हमारे आम आदमी की रोज़गार देख लें, आम आदमी का रोज़गार आज भी एवरेज तनख्वाह 15,000, 16,000, 17,000 है, एक आम आदमी की 20,000 है। तो महंगाई, जबकि यही तनख्वाह आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले भी यही तनख्वाह थी, लेकिन महंगाई में 300 गुना इजाफा हो चुका है। सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। आवाम इस वक्त नक्को नक हो चुकी है और मुल्क तो काफ़ी इस वक्त इस टाइम तो हालात बहुत ख़राब है। सिर्फ आवाम के हालात तो ख़राब हैं, और मसला ये है, जमात इस्लामी भी ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब तो बादशाह आदमी हैं, वो तो लंदन में बैठ के और अब इंजॉय कर रहे हैं, और बाकी जो पीडीएम और पीटीआई वाले हैं ये सियासत, पॉलिटिक्स इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान। दे डोंट केयर अबाउट पब्लिक, दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। आप इन्हें देखें कि पीटीआई ने पिछले 1 साल में या पीडीएम ने अवाम के लिए कौन सी ऐसी डायनामिक और बड़ी रेवोल्यूशनर चीज़ें लेके आए हैं कि वो पता चले कि उसके बाद अवाम को, पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक भी नहीं है। आप इनका लेटेस्ट स्टंट चेक करें, जो इन्होंने आटे का शुरू किया, वो देखें, ऑलमोस्ट वो फ्लॉप मनसूबा हुआ, फ़ायदा ना हुआ। उससे अच्छा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इंडिविजुअली लोगों को फ़ायदा दिया जाता है और उसका बेशक तशहीर करके बता भी दी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है, उसमें भी आप देखें तो हमारी जिस तरह कतारें लगी हुई होती हैं ख़वातीन की, मर्द हजरात की, वो तो बस इस तरह लग रहा होता है कि आपका पूरा मुल्क जो है ना, वो एक, जैसे आप किसी से भीख मांग रहे हैं, तो वो एक इंसानियत की तजलील हुई, पाकिस्तानियों की तजलील हुई इस पूरे प्रोग्राम में। हाँ, ख़वातीन के हवाले से भी, और जितनी लोगों की डेथ हुई और जो लोग ख़वातीन को थप्पड़ तक मारे गए, इस हवाले से तो जुनेद आप लोगों ने भी बड़ा कवरेज हमारी रोही की तरफ से रहा बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर जिस तरह निज़ाम चला। अच्छा, इसमें ना मैं आतिफ साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पर करूँगा कि तजलील ज़रूर हुई, मगर अब ये देखें कि पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत की उससे उन्होंने आटा तो वाफर मिकदार में मौजूद था, हर सेंटर पे मौजूद था और अच्छा हर किसी को मिल भी रहा था आटा, मगर बहसीत कौम हमारी भी एक तरबियत का एक फुकदान ऐसा है कि वह धक्कम पेल जो है वो एक गैर ज़रूरी, और उसके बाद रश गैर ज़रूरी करना, और जो ज़रूरतमंद अफराद नहीं भी हैं वो भी आप देखें वहाँ पर एक जो काम करने वाला तबका है वो अपनी दिहाड़ी तोड़कर वहाँ पर आटे की लाइन में लगा हुआ था। अब आप देखें अगर वो अपनी दिहाड़ी उसी तरह तरीके से करती, जो ख़वातीन की बिस्किट फैक्ट्री के अंदर बेशुमार बिस्किट फैक्ट्री की जो ख़वातीन थी वो उन दिनों अपना वो काम छोड़कर आटे की लाइन में लगी हुई थी। तो एक ये भी एक प्रॉब्लम था कि एक मुफ्त चीज़ को हम ज़रा उसको गेन करने के लिए ज़्यादा जिद्दोजहद करते हैं। आप उसके अलावा भी कहीं देख लें कि कहीं आप कहीं चीज़ को तकसीम हो रही है तो वहाँ भगदड़ जो मचना है और मैं पहले ले लूँ और एक से ज़्यादा ले लूँ, ये एक बड़ा ही प्रॉब्लम हमारे एक मश के अंदर मौजूद है। हमारे एक दोस्त हैं, वो मुल्तान की बड़ी नामवर सियासी शख्सियत है, वो हर साल अपने मतलब गोदाम पर जो है वो राशन की तकसीम किया करते हैं। तो वो भी यही सूरत हाल बताते हैं कि एक राशन का बैग अगर किसी को दिया जाए वो पीछे किसी के हवाले करके दोबारा उसको झपटी में और ज्यादा एग्रेसिव होकर वो हासिल करने के लिए आता है। तो मतलब बहसीत कौम हम भी अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा की तरफ जब जाते हैं और ऐसी चीज़ के लिए जब जाते हैं तो उससे फिर नुकसान तो होता है। या तो आटा लोगों को मिला है, ठीक है, उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, उसको कोई और मैकेनिज़्म भी बनाया जा सकता था कि लोगों तक पहुंचाया जा सके, कोई पैसों की सूरत में, या कोई यूनियन काउंसिल लेवल पर, वार्ड लेवल पर जाकर जो है वो लोगों को दिया जा सकता था। मगर जहां उनकी अगर कोई गफलत पाई जाती है तो वहीं पर दूसरी जानिब अवाम का भी एक रवैया ऐसा है कि जिसके बायस ये ऐसे नुकसानात जो हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। तो ये मैं अभी जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में बात कर रही थी ना, हमारी जो अपनी शहरी होने के नाते या इस मुल्क में हम कौम होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम उनको भी अंडरस्टैंड नहीं करते। सब चीज़ें आप दूसरों के कंधों पर भी नहीं डाल सकते ना, खुद की भी जो जिम्मेदारी हम तो कहते हैं हम अपना किया भी दूसरे के ऊपर डाल दें। तो ये तो हमारे हुक्मरानों की तरफ से भी खैर ये चीज़ें हमें मिलती आ रही हैं कि आपने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी ही नहीं है।
अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इसमें बात करें तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स वगैरह दी गई, बहुत सारी जो है रहनुमा इस हवाले से नाराज भी नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे जुनैद? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी टिकट्स जो जारी कर दिए हैं, वो पार्टी के अंदर एक इख्तलाफात की भी बड़ी वजह बनी है, क्योंकि बेशुमार ऐसे लोग थे जो कि पार्टी टिकट के उम्मीदवार थे कि उनको जो है वो इस दफ़ा पार्टी टिकट मिलेगा। मगर सिवाय मुल्तान के 2 हलकों के, बल्कि 3 हलकों के कह लिए जाएँ, उसके अलावा सारे रिपीट किए हैं। 2 तो चूँकि ज़िले में आ जाते हैं, शहर की सिर्फ एक टिकट है जो कि ज़हीरुद्दीन अल-ज़ई से वापस लेकर मोइन रियाज कुरैशी को दी गई है, जो कि शाह महमूद कुरैशी के जो है वो भांजे हैं। तो इस तरह तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी बड़ी तादाद इस वजह से भी नाराज़ है कि पार्टी के अंदर मारूसी सियासत जो आई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद भी उम्मीदवार हैं, उनका बेटा जो है जैन कुरैशी वो भी उम्मीदवार है, उनकी बेटी जो है वो भी उम्मीदवार है, भांजा भी उनका उम्मीदवार है। मतलब कौमी असम्बली के इंतखाबात हों तो वहाँ पर भी वो टिकट क्लेम करते हैं, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों तो वहाँ पर भी उनको जो है वो नवाजा जाता है। तो ये पार्टी के अंदर एक शदीद जो है वो मुल्तान की सतह के ऊपर एक कारकुनान के एक इस चीज़ को वो जो कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरी जो एक और बड़ी चीज़ थी कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे, ख़ासतौर पर 3 बड़े लोग जो थे पार्टी के मुल्तान के, वो अपने ख़ानदानों में टिकट लेकर जाना चाहते थे। ओन अब्बास बप्पी अपने भाई जमशेद अब्बास बप्पी के लिए खारिज वड़ाइद से टिकट वापस लेना चाहते थे, वो ज़िला सदर थे, अपने भाई को दिलवाना चाहते थे, मगर वो उसमें नाकाम रहे। खारिज वड़ाइद जो है वो टिकट लेने में कामयाब रहे। दूसरा हल्का जो सूबाई हल्का 213 का था, जबकि वसीम खान बादोज़ई जहाँ से मुंतखब MP थे, वो आमिर डोगर जो है वसीम खान बादोज़ई से टिकट लेना चाहते थे और अपने भाई अदनान डोगर को, जो कि सिटी सदर भी हैं, उनको टिकट दिलवाना चाहते थे। तीसरा हल्का ज़हीरुद्दीन अल-ज़ई का हल्का था, जिसके ऊपर मोइन रियाज कुरैशी के लिए शाह महमूद भी एफर्ट कर रहे थे और अब्बास बप्पी भी एफर्ट कर रहे थे, और किसी हद तक आमिर डोगर भी चाहते थे कि मोइन रियाज को जो है वो टिकट मिले, चूँकि वो एक बड़े ख़ानदान से है और एक बड़ी उनकी वो है, तो जिसमें वो कामयाब हो गए। उसकी भी बड़ी वजह ये थी कि ज़हीरुद्दीन अल-ज़ई ने सियासत से रिटायरमेंट का जब ऐलान किया तो जो मोइन रियाज कुरैशी हैं उनके लिए एक रास्ता खुल गया, अदरवाइज उनके लिए भी ये रास्ता मुश्किल था। तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इसको हजम करने को तैयार नहीं, और मुझे लगता है आपने ब्रेक लेनी है शायद। नहीं, मैंने ब्रेक नहीं लेनी। मैंने जिस तरह हम सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे हैं ना कि सरगर्म है, तो उसी के साथ साथ मैंने कहा चले हम अपना सेगमेंट भी ऐड करते हैं और बाहर का वेदर जो है ना वो भी देख लेते हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसन, मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो रात गए तेज और मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम काफी ज्यादा खुशगवार हो गया है। रात तकरीबन 1-1:30 बजे से सबसे पहले गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी हुआ। उसके बाद मुल्तान में जो कि अलग सुबह तक वक्फे से जारी रहा है, और मुल्तान में रात से लेके आज तक अभी तक 21 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज मुल्तान शहर के अगर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के बावजूद भी आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे आलूदा है, जो कि 157 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। हवा में का तनासुब 91% तक रिकॉर्ड किया गया है। आज शाम में और रात में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज पूरा दिन मुल्तान शहर में घने बादलों का राज रहेगा। दोपहर के औकात में शायद किसी टाइम सूरज निकल आए थोड़ा सा, उसके बाद शाम से रात तक काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर तेज हवाओं की लपेट रहने के साथ साथ मूसलाधार बारिश बरसने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ जो है ये भी सिलसिला रहेगा बारिशों का,
और हम तो कहते हैं जिस तरह अभी यहाँ पर एक रहमत है, एक मौसम खुशगवार है, इस तरह हमारी सियासत में भी कुछ मौसम खुशगवार होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका आसिफ साहब? अच्छा, जमाते इस्लामी के हवाले से ये जान लेते हैं कि उनका क्या मंशूर है। अगर इस तरह की जो चीज़ें हमारी चल रही हैं, जाहिर सी बात है ये ठीक होने में भी टाइम लगेगा। हम ये तो अब कह ही नहीं सकते कि चुटकी बजाएं और चीज़ें सारी ठीक हो जाएं। मैडम बिल्कुल सही हो जाता है, चुटकी बजाने से सही हो जाता है। विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज, विद इन 90 डेज बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान में 2-3 चीज़ों पे इमीडिएट वो अमल होना चाहिए। सबसे किसी भी घर में, मुल्क में जो सबसे इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है अमन, पीस। जब पीस होगा, पीस से बिजनेस होगा, काम होगा और सियाहत होगी, हर चीज़ पीस से। पाकिस्तान में जो सबसे अहम एक कैंपेन है जो पाकिस्तान इस्लामी ने लॉन्च भी की थी कि प्रोटोकॉल कल्चर का खत्म हो। जब जजेस का और हमारे अहम लोग जो इस मुल्क के लिए स्टेक होल्डर हैं, जब प्रोटोकॉल खत्म हो, अपनी जान बचाने के लिए पूरे मुल्क को सिक्योर कर देंगे। इस पे बात तो करते हैं ये होना चाहिए। हाँ। जो जब पीस होगा तो पीस से सारी चीजें, अमन से सारी चीजें मुंसलिक हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रोटोकॉल कल्चर खत्म हो तो वहां से इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। जरूर इस पे बात करेंगे। प्रोटोकॉल के हवाले से मुझे भी बड़े वैसे इस हवाले से रहता है एतराज, तो इस पे लाजमी बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी प्रोटोकॉल कल्चर। अच्छा, ये हकीकत है वैसे प्रोटोकॉल कल्चर से ना जुनेद, आप भी हम यहाँ पर भी देखते हैं, हमारे डीसीओ हैं, हमारे कमिश्नर हैं, हमारे कोई भी सियासी रहनुमा भी आ जाएं, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटोकॉल दिया जाता है और एक आम बंदे के लिए जो मुश्किलात पैदा की जाती हैं, और इवन कि यहाँ तक कि अगर एम्बुलेंस भी जा रही हो तो उसको भी रोक लिया जाता है, ये कल्चर कब ख़त्म होगा हमारे? अच्छा चलें, आप आतिफ साहब से ही डिस्कस करते हैं। शऊर से ख़त्म होगा। अच्छी क़यादत, अच्छी लीडरशिप ही ख़त्म कर सकती है। वो लीडरशिप जो इस बात से मुबर्रा हो कि उसने बैंक बैलेंसेस बनाने हैं, अपने बच्चों के लिए, सियासत के लिए राह हमवार करनी है, उनके लिए पाकिस्तान नेशनल इंटरनेशनल एसेट्स बनाने हैं, वो ये लोग नहीं कर सकते। जो खालिस मुखलिस अवाम का दर्द रखने वाली लीडरशिप होगी, जिसका जीना मरना सिर्फ पाकिस्तान होगा, जब भी वो वज़ीर आज़म आएगा सिर्फ वही बंदा ख़त्म कर सकता है। ये तब्दीली ऊपर से आएगी, नीचे से कभी नहीं आएगी। नीचे से एक रेवोल्यूशन तो आ सकती है लेकिन उसको भी कई हो गए। आज वज़ीर आज़म फैसला कर ले कि उसका कोई मुशीर वज़ीर, उसका कोई भी अफसर प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करेगा और सबसे पहले वज़ीर आज़म अपने ऊपर इस्तेमाल करे, तो ये विद इन डे, विद इन 24 आवर ये पूरे पाकिस्तान से प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा। जब एक वज़ीर, मशीर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की अहम जो पोजीशंस पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए पूरे मुल्क को महफूज करते हैं। अच्छा, हम पीस की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अच्छा आप समझते हैं कि जो पिछली हुकूमत थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कम किए गए थे या प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा मैडम वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ एक होता है कि दिखाने के लिए। आपने देखा होगा कहाँ कम हुए हैं, आपके इमरान खान साहब के वैसे ही थे, उससे कई किलोमीटर के उनके प्रोटोकॉल थे। और जो ऐसे वज़ीर हैं जो किसी काउंटिंग में नहीं आ रहे, मशीर हैं, उनका अगर ख़त्म कर दिया तो कर दिया, जो बाकी हैं वो तो उनके लिए वैसे ही है। तो जो प्रोटोकॉल ख़त्म होता है वो स्टार्ट होगी ये कैंपेन वज़ीर आज़म से, वज़ीरों से, मशीरों से, और जो अहम जो इस वज़ीर आज़म तो खुद इनसिक्योर हो जाते हैं। मैडम देखिए, जब तक आप वो उन्हें यकीन हो कि मैं वज़ीर आज़म अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरी सड़क महफूज है। आप ये देखें कि यहाँ से अगर उन्होंने बाहर का दौरा करना है तो उसमें भी वो इतना खर्चा करते हैं, जो एक प्रोटोकॉल लेकर जाते हैं, उसके साथ आप जो करते हैं हाल। हमारे पास वर्दी में ना हो, आप पहले से अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करें, उन्हें पता हो कि मेरे इस रोड पर, मेरे शहर में कोई शरपसंदा नासिर मौजूद नहीं है या ऐसा बंदा नहीं है। हमारे पास आज भी इतनी बड़ी हमारी जो वर्किंग स्टाइल है पूरे पाकिस्तान में इस यकीन के साथ काम कर रही होती है, बड़े ज़बरदस्त चेक एंड बैलेंस के साथ काम कर रही होती है कि पाकिस्तान में शरपसंदा नासिर कम से कम हो या ना हो। तो बस इसको और मजबूत करना है। लेकिन उनको प्रेशराइज सिर्फ
बड़े लोग कर सकते हैं जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। अगर उन लोगों का प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, वो इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स पे इतना प्रेशर बिल्ड कर देंगे, वो पाकिस्तान को महफूज कर देंगे। मैडम सी, अच्छा, इसके साथ साथ फिर अगर हम बात करें कि IMF के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, हम IMF से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? मैडम, इसके बहुत सारे हल हैं। अगर आप देखें कि आज हमारे LDA के पास, MDA के पास, हमारे रेलवे के पास इतनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, हमारी और इसी तरह के हैं। ये जितनी रेलवे की सारी ज़मीन, इवन रेलवे को प्राइवेटाइज कर दें, और जो हमारे जिस तरह आप ये देखें LDA में गवर्नर हाउस है, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बड़े बड़े घर हैं। मैडम, इन सब लोगों को आप पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान से बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पे आके मॉल्स बनाना चाहते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाना चाहते हैं, अपना सेटअप लगाना चाहते हैं, सारी बेच दें। अगर आप सिर्फ रेलवे की ज़मीनें बेचते हैं, आपका पाकिस्तान का सारा कर्ज उतर जाएगा। हमने क्या करनी है? हमारे अभी भी किसी काम नहीं आ रही। जितनी मोटरवेज़ हैं, जितनी नेशनल हाईवेज़ हैं, इनके गिर्द राह ज़मीनें पड़ी हैं जिसको किसी फ़ायदे में नहीं आ रही। वो एक एक एकड़ उन लोगों को दिया जाए, कैंपेन लॉन्च किया जाए। जो फैक्ट्री लगाना चाहता है, गवर्नमेंट उसे ज़मीन भी देगी, उसे बिजली का मीटर भी देगी। आए बराए मेहरबानी अपनी फैक्ट्री लगाएं, अपना कारोबार चलाएं। तो इस तरह की वो करें, और यही कैंपेन वो इंटरनेशनल वो लॉन्च करें कि आए जो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, हम आपको ज़मीन भी देते हैं, बिजली के कनेक्शन भी देते हैं, टैक्स में भी एग्जम्पशंस देते हैं, और भी बहुत सारी सहूलियात देती हैं। आए हमारे पाकिस्तान में काम करें, यूँ बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। इस तरह के एक दो बड़ी इंतहाई सिंपल हैं। आप सिर्फ रेलवे की नहीं बेचना चाहते हैं, जो LDA के पास, MDA के पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं या अच्छी ज़मीनें पड़ी हैं, सिर्फ इनको नीलाम कर दें। ये ख़रीदार आपके पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज़्यादा हैं, या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो भी ज़्यादा हैं। अगर वो ना भी हों तो आपके पास मिडल ईस्ट के इतने ज़्यादा ख़रीदार आ जाएंगे जो यहाँ पे प्लाजे बनाएंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो वो करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ बेच दें, फ़ायदा उसका निरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, और आप अपने कर्ज उतारें। सही। और जब वो उसके बाद हमें चाहिए अहल क़यादत, फिर दोबारा ये स्टोरी ना स्टार्ट हो कि हम कर्ज उतार के फिर वो हमने ब्रेन ड्रेन करना शुरू कर दिया, पेमेंट की ड्रेनिंग हमने शुरू कर दी, और मुल्क से बाहर हमारा पैसा जा रहा है। उसके बाद अहल क़यादत चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम ये कुर्बानी देने को तैयार है। जितनी हमारे गवर्नमेंट्स के एसेट्स हैं, ये ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको सेल कर देना चाहिए। इनके पैसों से सिर्फ पाकिस्तान का कर्जा उतारना चाहिए और डेवलपमेंट करनी चाहिए। अच्छा, आखिर ये बात करते हैं, जितना कर्जा उठाते हैं पाकिस्तान में, तो जितना पैसा बाहर जा रहा होता है, इतने में तो हमारे मुल्क जो है वो कर्जे जिस तरह टैक्स लिए जाते हैं, डायरेक्टली भी लिए जा रहे हैं, इनडायरेक्टली भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं कि हमारा जो कर्जा वो आज तक हम वापस ही नहीं कर सके, उतार ही नहीं सके। मैडम, उसमें ये जो बात है कि आज तक आपने कब सुना, अभी देखो कि बहुत ज़्यादा पेमेंट्स हमने इकट्ठी की इस सैलाब ज़दगान में, आपको कभी लगा कि वो जो रकम है वो सैलाब मुतासरीन तक पहुंची? हम तो ये बात करते हैं, यही मसाल आज से पीछे 75 साल तक चले जाएं, फंड जाते हैं, और तो आज तक सिर्फ फंड जो है ना वो सिर्फ आपका जो है ना वो एक आपका बयान होता है, बस आपको बता दिया जाता है। अब उसके बारे में हम सवाल नहीं कर सकते कि वो आखिर फंड्स या वो जो तरह इससे पीछे आप चलते जाएं, आपको 75 साल तक कभी ऐसा महसूस नहीं होगा जो बाहर से हमें इमदाद मिली, जो फंड्स आए, वो एक आम आदमी के लिए वो लगे। ऐसा मैडम हमें बहुत कम मसाले ऐसे मिलती हैं। अब ये पूरी एक ब्यूरोक्रेसी है, वो फंड्स आते हैं। हम जब भी मैं सादा सी मिसाल दे लूँ, जब भी आप कर्ज इंटरटेनमेंट के लिए या अपने एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए लेंगे, आप और ज़्यादा फंस जाएंगे। जब भी कर्ज आम आदमी या मुल्क इंटरटेनमेंट एक्सपेंस के लिए लेगा या अपने करंट अखराजात को पूरे करने के लिए लेगा, वो और ज़्यादा कर्ज की दलदल में फंसता जाएगा। कर्ज लें, लेकिन कर्ज लेके आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करें, आप डैम्स बनाएं, जो पता चले कि ये मुझे $1 अरब आया था। डियर पाकिस्तानी पब्लिक, ये पूरा $1 अरब की मैंने आपके लिए सड़क बना दी, मैंने डैम बना दिया, मैंने कारखाने लगा दिए। वो बताएं कि ये $1 अरब डायरेक्ट उधर गया, हमने ज़ाती इस्तेमाल के नहीं लिया।
होता ये है कि हम पीछे से 75 सालों से कर्ज लेके अपनी तनख्वाहें उससे करंट एक्सपेंस पूरा कर रहे होते हैं और इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस में हम सारा कर्ज यूटिलाइज कर रहे होते हैं, हम और फंस जाते हैं। फिर हमें अगले माह के और अगले क्वार्टर के एक्सपेंस पूरा करने के लिए फिर से कर्ज लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी है। जुनैद, आप क्या कहना चाहेंगे? आतिफ साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो किसी भी मुल्क की सूरत हाल जो बेहतरी जो आती है वो कारोबार से आती है। बदकिस्मती ये है कि हमारा जो कारोबारी तबका है, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्री लगाता है, कारखाना चलाता है, वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से इतना तंग हो चुका है कि वो अपना कारोबार जो है वो शिफ्ट कर रहा है। लोग, आप अंदाज़ा करें कि कराची की जो अक्सर बड़ी पार्टीज़ हैं वो अपना जो कारोबार है वो बांग्लादेश में ले गए हैं कि वहाँ वो समझते हैं कि सूटेबल है। पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, सबसे पहले आपके पास आपको ब्लैकमेल करने के लिए डिपार्टमेंट्स इतने मौजूद हैं। अगर आप किसी बहुत अच्छे हाई लेवल का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके ऊपर बड़ी जो शख्सियात हैं उनको भी आपने मुतमईन करना है। और पाकिस्तान की जो इस माशी सियासी सूरत हाल है वो भी माशी सूरत हाल पर बड़ी असरअंदाज होती है। कभी धरना है और कभी क्या है, कभी रोड ब्लॉक है, कभी इस्लामाबाद जाम है तो कभी लाहौर जाम है। ऐसी सूरत हाल में कारोबारी आदमी पिस कर रह गया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि फैसलाबाद के अंदर टैक्स फ्री जोन बनाया गया। इसके अलावा जो है वो माशी सूरत हाल देखी जाए तो हमारी जनूबी पंजाब की माशी सूरत हाल का आप मुवाजना करें फैसलाबाद से कि फैसलाबाद हमसे बेहतर है, सियालकोट बेहतर है। इस तरह मगर यहाँ पर जनूबी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपको टैक्स फ्री जोन बनाना चाहिए। टैक्स फ्री जोन होगा, कारोबार होगा, लोग आएंगे, मुल्क के लिए बेहतरी होगी, इस खत्ते के लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपकी गुर्बत भी कम होगी, शऊर भी लोगों को आएगा और उसके साथ साथ मुल्क की सूरत हाल भी बेहतर होगी। इसके साथ साथ ये हुकूमत काम करती भी है। आतिफ साहब ने सेल की बात की। मैं कहूँगा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो यहाँ के बाशिंदों को, नौजवानों को जिनके पास तजर्बा है या जिनके पास डिग्री है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको हुकूमत को चाहिए कि उन्हें मतलब लीज पर दें। मुल्तान के अंदर बेशुमार ऐसी प्रॉपर्टी MDA की मौजूद है, महकमा औकाफ की मौजूद है, जो कि जिसके ऊपर कब्ज़ा माफिया जो है वो कब्ज़ा किए हुए हैं, जिसका उनको कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं जा रहा। बड़े लोगों ने जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है उसके ऊपर और वो उसके ऊपर काबिज हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले, इनको जो है मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करे और लोगों को आसान शराइत पर जो है वो लीज़ पर दे ताकि लोग अपना कारोबार खड़ा करें, उसे रोज़गार कमाएं, जिससे डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ मुल्क की माशी सूरत हाल को फ़ायदा होगा। जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, एक्सपोर्ट उसी सूरत में बढ़ेगी जब आपके कारखाने होंगे, जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी, तब तक किस तरह मतलब वो सूरत हाल बेहतर होगी। आप इंपोर्ट पे इंपोर्ट करवा रहे हैं, आप इससे बड़ा और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बुरान होगा कि हम जरी मुल्क हैं, हमें गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। आप अंदाजा करें, हमारे पास दालें हमारी बाहर से दालें हमारी बाहर से आती हैं। हमने अपनी एग्रीकल्चर को तबाह कर लिया शुगर इंडस्ट्री लगाकर। मतलब आपने रहीम यार खां में शुगर इंडस्ट्री लगाई, पूरा खिता हमारा कपास से आउट हो गया, हमारा जो मौसम तब्दील हो गया। इसके बावजूद अपनी फसल तबाह करने के बावजूद, अपनी ज़मीन तबाह करने के बावजूद हमें चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। जो मतलब मुतहम्मिल इस चीज़ के, आप देखें कोरोना के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल हुई, काफ़ी दफ़ा कहा गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान ख़त्म होने जा रहा है, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल यूँ और पाकिस्तान यूँ और वो। हम क्यों बचे? उसकी बड़ी वजह ये थी हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। मतलब हमारे पास गंदम अपनी है, हम सब्ज़ी अपनी उगा लेते हैं, हम अनाज हमारा अपना खुद पैदा कर लेते हैं, कम अज़ कम पेट पालने के काबिल हम लोग हैं। मगर ऐसी सूरत के अंदर के जब पॉलिसी नहीं होगी, हमारा नौजवान बेरोज़गार है, आबादी बढ़ रही है, ज़मीनें जो है उनका बेहतर तकसीम नहीं हो रही, बेशुमार ज़री ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। मतलब आप देखें ज़राअत को आपने इतना हल्का कर दिया कि आप लोगों को अब ज़राअत में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो कहते हैं जी सड़क आ गई है, बिजली है, यहाँ से रोड निकालो और वो उसकी जो ज़री ज़मीन है उसकी प्लाटिंग कर दो, 5-5 मरले के 3-3 मरले के करके प्लाट बेच लो। मतलब अभी मोस्टली तो यही हो रहा है ज़मीनों के ऊपर। तो हम कितना मतलब जुल्म कर रहे हैं इसके ऊपर। और ऐसी हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। हुकूमत, हम बदकिस्मती से हमारे जितने भी हुक्मरान आते हैं, कोई भी 15 साल या 20 साल का नहीं सोचता। वो सोचता है कि मेरे 2.5 साल है, 3 साल है, इसके बाद 2 साल मेरे पास काम करने के हैं, बाकी 2 साल धरनों का सीजन शुरू हो जाएगा, साजिशें शुरू हो जाएगी, आ जाके इतना ही टाइम बचता है। वो कहते हैं इतने में कोई ऐसा पॉपुलर काम कर जाऊँ
कि जो मैं लोगों को दिखा सकूँ। अब वो देखें पॉपुलर काम क्या है जी, अपना वो मेट्रो खड़ी कर दी, वो लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन खड़ी कर दी, ग्रास रूट लेवल पर कुछ भी नहीं है। आज भी आप निश्तर में चल जाए, निश्तर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आज भी आप चल जाए आपको बेड नहीं मिलता। लोग महीनों इंतजार में बैठे हैं कि उनके पास ऑपरेशन का उनके पास टाइम नहीं है। कार्डियोलॉजी अस्पताल आप चले जाए, मरीज आपका एडमिट नहीं होता। ये इस तरह के बहुत, मैं वही बात कर रही हूँ, हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो आज तक हमारी उस पर काम ही नहीं हो सका। एक हमारी एजुकेशन, एक हमारा इलाज और जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं। इसमें मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही टन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जमात इस्लामी की तरफ से जो है दस्तक 2 मुहिम जारी है, इसके हवाले से भी बताइएगा कि क्या है। मैडम, हम पाकिस्तानी अवाम को पब्लिक के अंदर शऊर बेदार कर रहे हैं और अब जमात का मंशूर उनके सामने रख रहे हैं और अवाम को मोटिवेट कर रहे हैं कि इस दफ़ा वोट आप राइट पर्सन को दें, किसी मरूसी सियासत को, वडेरे को, ना अहल आदमी को। आपने अपनी तरफ से जो वोट देना है वो नीट, क्लीन और बेहतरीन आदमी को, जो आपका लीडर हो, लीडर की सलाहियत रखता हो, उस बंदे को देना है। जब ये सारे लोग इकट्ठे होकर असम्बलियों में पहुंचेंगे, एक बहुत अच्छी असम्बली और बनेगी, वहाँ से एक बेहतरीन लीडरशिप सामने आएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस सारी कैंपेन का मकसद ये है कि आवाम को बताया जाए कि आपके जो मोटिवेट किया जाए, इस दफ़ा वोट अपनी तरफ से बेहतरीन बंदे को दो। और जमात इस्लामी इस शहर की बेहतरीन क़यादत को सामने लाती है और बताती है कि ये नीट क्लीन लोग हैं, ज़बरदस्त लोग हैं, अहल लोग हैं और आपकी लीडरशिप रखने की 100% आपकी नुमाइंदगी करते हैं। सही। आप कैसे सियासत में आए, आप थोड़ा सा आपके बारे में भी जानते हैं। मेरा, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं और मेरा बिज़नेस बैकग्राउंड है मैडम, इस मुल्क की जो आम आदमी की जो पेन है, दर्द है, वो मुझे सियासत में लेके आई कि उसमें बहुत सारे तरीके थे कि हम सोशल वर्क करके भी अब पब्लिक की खिदमत कर सकते हैं, हम डिफरेंट NGOs के ज़रिए पब्लिक की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का इतना बड़ा फुकदान है कि अगर आपने इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो राइट पर्सनस का, बेहतरीन लोगों का सियासत में आना ज़रूरी है, गवर्नमेंट में आना ज़रूरी है। वहाँ पे अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं तो पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए और आम आदमी, गरीब आदमी का दर्द मुझे इस सियासत में लेके आई है। सही। तो फिर अभी तक एक्सपीरियंस आपका कैसा जा रहा है? वैसे सियासत में तो कहते हैं ना, लोग को कहते हैं ये शरीफ बंदों का काम नहीं है सियासत, आपका क्या कहना है? जमात इस्लामी पिछले 75 साल से शरीफ लोग हैं। अगर आप देखें, हम सियासत में अक्सर जुनेद और जमात इस्लामी की मैं ये बात करता हूँ, अगर किसी आदमी ने, इवन इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं चोरों लटेरों ने अगर पाकिस्तान के लिए कोई फंड्स देना चाहते हैं तो वो जमात इस्लामी को, अल-खिदमत को लाके देंगे। नहीं, ये हकीकत है। आपके जो वर्ल्ड बैंक का मंदूब था पाकिस्तान में, वो यूरोप के अंदर, फ्रांस में जब उनकी एक इजलास हुआ तो उसने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक जमात ऐसी है, NGO ऐसी है, अल-खिदमत, अगर आप उसे फंड दें तो वो पूरी अकाउंटेबिलिटी है, उसमें आपके पैसों को 100% ज़मीन तक लेके आती है, आवाम तक पहुंचाती है। आज जापान ने पैसे देने हो, किसी गवर्नमेंट ने पैसे देने हो, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा जमात इस्लामी पे एतबार करते हैं। अभी पाकिस्तानी अवाम ने अगर पैसे देने हो, वो भी अपने पैसे, हमें अपने नोट और पैसे वो जमात इस्लामी को देती है, इस यकीन के साथ देती है ये सब अच्छे लोग हैं, हमारे पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे, आम आदमी तक पहुँचाएंगे। जब हम वोट लेने जाते हैं कि आप वोट भी हमें दें, तब ये नहीं देते, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ एक शऊर की कमी है। अवाम अपनी कीमती चीज तो हमें देती है, लेकिन वोट को अपना कीमती चीज नहीं समझती। जब वोट को भी कीमती समझेगी तो फिर वो भी सही आदमी तक पहुंचाएगी। सही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आतिफ भाई की बात को सेकंड करूंगा कि ये एक खासा है अल-खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी का कि जो उनके मुखालफिन भी हैं वो भी अगर अपनी ज़कात और अपने कोई इन्होंने ख़र्च करना है तो वो अल-खिदमत बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझते हैं, देते हैं।
अभी हालिया जो अभी तुर्की में एक ज़लज़ला आया है, आप ये देखें कि तुर्क गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से जहाँ मदद का कहा, वहीं पर जहाँ हमारी फोर्सेस ने वो उस पर बैक कहा, वहीं पर दूसरे तुर्क गवर्नमेंट का ये कहना था कि अल-खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार हमें चाहिए। और तुर्क गवर्नमेंट और अल-खिदमत फाउंडेशन के दरमियान ये एक वहाँ पर उस मौके पर ये एग्रीमेंट था कि अल-खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार जहाँ भी पाकिस्तान के जिस कोने पर भी मौजूद हैं, वो फौरी जो है वो एयरपोर्ट्स के करीबी एयरपोर्ट्स का रुख करें, और जो तुर्की की एयरलाइंस हैं वो मौजूद हैं, और वो बग़ैर पासपोर्ट और बग़ैर वीज़े के बैठें और वो आएँ और वो यहाँ पर अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करें तुर्की के अंदर। ये एक एतमाद है। मगर ये भी एक दूसरी बात ये भी है कि जमात इस्लामी को वोट नहीं पड़ता, तो ये एक सेटबैक है कि वोट को शायद इस कौम ने भी समझा नहीं है कि ये कितनी बड़ी अहम चीज़ है। हम ज़कात का, हम फितराने का, हम हज का, हम नमाज का तो उस तरीके से एहतराम और वो समझते हैं कि ये चीज़, मगर वोट को भी अमानत नहीं समझ रहे। हाँ, वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, फिर उसके बाद हम भुगतते भी हैं। अच्छा जुनैद, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात करेंगे। उनके दो बड़ों में भी सुलह हो गई है। कौन से दो बड़े हैं? मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक दो बड़ा इख्तलाफ पाया जा रहा था कि मुशीर वज़ीर आज़म अब्दुल गफ़ार डोगर और लीगी टिकट होल्डर इकबाल सिराज के अंदर के अब्दुल गफ़ार डोगर साहब ने उनके सूबाई हल्का 219 से कागजात नामजदगी जब जमा कराए तो गफ़ार डोगर और राना इकबाल सिराज के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, जिसके बाद जो है वो कुछ दोस्तों ने उनको बिठाया, इकबाल सिराज साहब को और गफ़ार डोगर साहब को, और गफ़ार डोगर साहब ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि इकबाल सिराज ही जो है वो सूबाई हल्का 219 से उनके उम्मीदवार होंगे, और आपस में दोनों की सुलह भी हुई और दोस्तों ने किरदार भी अदा किया, जिसके बाद दोनों के इख्तलाफात ख़त्म हो गए। तो मुस्लिम लीग नून का एक ये मजबूत नशिस्त थी, सूबाई नशिस्त भी और कौमी नशिस्त भी, इन दो के इख्तलाफात से वो कमज़ोर हो रही थी, मगर अब दोबारा से इकबाल सिराज और गफ़ार डोगर जब एक हुए तो मुस्लिम लीग मुल्तान में एक बड़ा जो उनका धड़ा था वो इकट्ठा हो गया। सही जुनैद, बहुत शुक्रिया, और इसके साथ यादिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट रेहान मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सरदार मोहम्मद रफ़ीक डोगर साहब, जो कि उम्मीदवार हैं PP 217 पाकिस्तान अवामी तहरीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज ज़रा ना दोनों, क्योंकि लॉयर भी हैं आज इत्तफाकन दोनों लॉयर भी हैं हमारे साथ, और फिर उनका सरदार साहब का जो है अब सियासत के साथ भी इनका गहरा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इनकी सियासत के हवाले से भी जानेंगे, थोड़ा हम इनके प्रोफेशन के हवाले से भी बात होगी, और साथ ही रेहान से जानेंगे कि रेहान माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं, लॉयर भी हैं, तो अपनी इसके साथ साथ इनकी दीनी तालीमात भी जारी हैं, तो उस हवाले से भी इनसे बात होगी। ज़रा एक डिफरेंट टॉपिक भी होगा, काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा इंशाल्लाह। और थोड़ा सा इस हवाले से आपसे जान लेते हैं, सबसे पहले आपका प्रोफेशन और फिर साथ साथ दीनी तालीमात को भी लेकर चलना, कैसा है ये सफ़र? बस अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि 2014 में LLB ऑनर्स किया था मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, तो उस वक्त जो ये दीन की तरफ माइल होना हुआ, हर इंसान का एक अलग स्टोरी है कि वो दीन की तरफ कैसे आया। तो मैं तो रिज़ल्ट के खौफ से इत्तकाफ़ में चला जाता था। अच्छा, कि अल्लाह ताला आप मुझे मेरा अच्छा रिज़ल्ट आए। हाँ। उस इत्तकाफ़ में जाने से अल्लाह ताला ने मुझे दीन की तालीम दे दी, तो इस तरह से दीन की तरफ अल्लाह ताला ने मुझे माइल कर दिया। और आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि कोशिश है कि अल्लाह की फर्मा बरदारी की जाए और लोगों की भी इस्लाह की जाए, यही मकसद है इसका। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और फिर आपका वो कहते हैं ना, जितना आपका अल्लाह के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, उतने ही आपके बहुत सारे मामलात जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आसान भी हो जाते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मुश्किलात भी आएंगी। सबसे पहले तो घर से मुश्किल शुरू होगी। हाँ। कि ये क्या मौलवी बन गया है। अच्छा, मैं अभी ब्रेक में इनसे यही बात कर रही थी कि ये हमारा मुआशरा इस तरह का है ना कि थोड़ा इस चीज़ को भी हज़म करने में, वैसे तो हम मुसलमान हैं, हम सब अल्लाह को मानते हैं, हम अपने दीन की तरफ भी मोहब्बत का इजहार करते हैं,
लेकिन तो बहुत सारे लोगों को उस चीज़ में जाते हुए भी देख कर भी हजम बहुत मुश्किल से करते हैं। हाँ, उसका वजह ये है कि फितना जो है वो आम हो गया है कि जहाँ तागूती निज़ाम शुरू हो गया है, सूद आम है और नाफरमानी आम है, तो वहाँ जब कोई दीन का गलबा लेकर आता है और कुरान की किताब को खोलता है तो वो फिर शैतान जो है ना वो फिर तमाम लोगों को अलर्ट करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ शुरू हो जाए। हाँ। तो वो जो लोग अलर्ट हो जाते हैं वो फिर इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मत परेशान हो, सब्र करो, नमाज से उसका साथ दो। तो इस तरह से अल्लाह ज़िंदगी को आसान कर देता है। असल में वजह ये है कि हमने कुरान से ताल्लुक़ को छोड़ दिया है। हमने रमज़ान मुबारक में भी उसका ताल्लुक़ ये कायम कर दिया कि ये अरबी की किताब है, हमने उसको 8 दफ़ा पढ़ना है, 10 दफ़ा पढ़ना है, 20 दफ़ा पढ़ना है। लेकिन अगर उसकी एक आयत को भी समझ लें हम तो उससे यह कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस दिन भी हम इस कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम कर लेंगे हमारी सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यही कुरान का हुक्म है कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं दुनिया भी बदल दूंगा और आखिरत भी बदल दूंगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कई बिजनेसेस किए हैं, मैं एडवोकेट भी हूँ, अमेज़ॉन में भी काम कर रहा हूँ, मैं DHA में भी काम कर रहा हूँ, तो कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आसानियाँ कर देता है। इतने सारे काम एक ही वक्त में अल्लाह पाक का बड़ा साथ होता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं फिर अपने बंदे की आंख बन जाता हूँ, मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ। जब वो मेरे रास्ते पे चलता है तो मैं उसका मददगार बन जाता हूँ। तो अल्लाह का बड़ा फजल हो जाता है। बस कुरान से जुड़ जाएं, कुरान को समझें। इसमें तो कोई शक नहीं है, जाहिर बात है। जो चीज़ें अब कुरान पाक ऐसी किताब है जो आपकी मुकम्मल रहनुमाई करती, इस्लाह करती है। तो अगर उससे गौर फिक्र से पढ़ा जाए और जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा, अभी मैंने खुद भी, वैसे एक अच्छी बात है कि मुझे पहले था कि हम कुरान पाक पढ़ते हैं, बट मुझे अभी शौक़ हुआ है कि उसको तर्जुमे के साथ जो है वो पढ़ा जाए, समझा जाए कि किस तरह ये आपकी रहनुमाई कर सकती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होती हैं कि अल्लाह आपसे क्या बात करना पहली आयत कुरान की अल्लाह ने फरमाया कि किताब हिदायत की है, ये अरबी की किताब नहीं है। इससे जो हिदायत लेना चाहता है वो इस किताब को खोलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ ही सरदार साहब से जानते हैं सियासत की तरफ कैसे आ गए? एकदम से जंप मारा आपने? नहीं, एकदम से नहीं है, सियासत चलती आ रही है। चलती आ रही है, एकदम से नहीं है। मैं 8 क्लास में था जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अटैच हुआ। सही। फिर एक स्टूडेंट तंजीम बनाई अपनी, वो 9th 10th तक चली, फिर दूसरी बना ली। उसके बाद थोड़ी सी सूझबूझ और आई कि ये इलाकाई लेवल से निकल कर कोई ऐसी तंजीम के साथ अटैच हुआ जाए जो एटलीस्ट नेशनल हो, अदरवाइज़ इंटरनेशनल मिल जाए तो बेहतर है। फिर मैं मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट के साथ अटैच हुआ, तहसील प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। 2012 में मैं मुल्तान डिवीज़न का प्रेसिडेंट बना, फिर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेटर बना। ये उसी टाइम से चलती आ रही है, स्टूडेंट टाइम से। उसके बाद वकालत में भी आकर मैंने पॉलिटिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा। जनाल आर्ट्स फोरम के नाम से हमने अपना ग्रुप बनाया जो पूरे साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 30 शहरों के अंदर प्रॉपर मौजूद है। हर जगह पे हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है। मुल्तान में अच्छी गैदरिंग है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं चूँकि वो शुरू से मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट के साथ अटैच था जो कि तहरीक मिनाजुल कुरान और डॉक्टर तारुल कादरी साहब के अटैच है। पाकिस्तान अवामी तहरीक भी उसी मकसद पे है, सेम वही हमारा मोटो है। तो मुझे पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ से कॉल आती है 13 मार्च रात के टाइम पे तकरीबन 12-1 बजे कि सुबह आप अपने कागजात जमा करवाएं पार्टी की तरफ से। तो मैंने 14 मार्च को शाम तक अपने तमाम कंप्लीट करके जमा करवा दिए, इसलिए फिर मैं PP 217 से अब बाकायदा उम्मीदवार हूँ। तो कैसी जा रही है कैंपेन? बड़ी बेहतरीन जा रही है। अभी जो पहले बातें हो रही थी तकरीबन मेरी भी सारी सेम वही हैं, क्योंकि जो हमारी जो तहरीक है ना, इस तहरीक का जो बेसिक मोटो है वो भी यही है कि जो हमारा मुआशरा है इसको मुस्तफ़वी मुआशरे में कन्वर्ट कैसे करना है। जब पाकिस्तान बनाया गया ना, वो थी तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जो मुस्लिम लीग के नाम से थी। उसमें भी नारा यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम कवानीन और वो तमाम लाहे अमल आपको मिलेगा, वो आपको ज़िंदगी गुजारने के तमाम अतवार मौजूद होंगे जो कि रियासत मदीना में मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वही जागीरदार यहाँ पे काबिज़ होके बैठ गए। जो 5 से 10% लोग हैं उन्हीं के हाथ में इक़्तिदार है, और वही इक़्तिदार को रिपीटेडली कभी इधर से आके कभी उधर से आके बराजमान हो रहे हैं।
जो मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है उसको उधर तक आने नहीं दिया जाता। जब अवाम को बताया जाता है कि जी हमारा वज़ीर आज़म ऐसा होगा जो साइकिल पे आएगा दफ्तर, हाँ। लेकिन जब अवाम के पास कोई वोट लेने जाता है, वो अगर साइकिल पे चला जाए तो वोट नहीं मिलता। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बहुत अरसे से इसी तरह चलती आ रही हैं। अभी उससे पहले, आपसे पहले जो है हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा थे, तो बात वही आ जाती है कि हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल एक कल्चर है वो बहुत अरसे से राज कर रहा है, ठीक है, और वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका। उसके ऊपर हम जितनी भी बात करें या जितनी भी पार्टीज आई, खैर उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल अच्छा, और आज भी हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आम बंदे को कभी भी इस तरह का प्रोटोकॉल ना दिया गया है, ना दिया जा रहा है, और आगे कि बस एक हम अच्छी उम्मीद तो हमेशा लगाते रहते हैं कि हाँ शायद अच्छा हो जाएगा, कुछ बेहतरी आ जाएगी, बट वो कभी चीज़ हमारे सामने आई नहीं है उस लिहाज से। तो जब तक प्रोटोकॉल कल्चर हमारा ख़त्म नहीं होगा तब तक, और फिर जो सियासत के हवाले से बात की जाती है वो ये की जाती है कि यार जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या फिर वो थोड़ा जो है वो शरीफ आदमी ना हो तो वो फिर सियासत ज्वाइन कर ले। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहना चाहिए? मैं शरीफ आदमी हूँ। हर बता यही बात मैं जेन्युइन शरीफ हूँ। ठीक है, चले मान ले कहते हैं जेन्युइन शरीफ हूँ। जब लास्ट टाइम में प्रोग्राम था उसमें भी एक सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन था कि ये सारा कुछ है, इसको चेंज कैसे करना है, हाँ, ये तब्दील कैसे होगा, इसकी क्या लाहे अमल आपके पास है। मेरा उस दिन भी जो पॉइंट ऑफ व्यू था आज भी वही है कि जब आप किसी को चेंज करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप उसकी सोच चेंज करते हैं। सोच को तामीर करने वाले, उसको ख़राब करने वाले कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसको तामीर भी करते हैं, उसको फिर मिसमैनेज करके ख़राब भी कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट मदारिस हैं, वो स्कूल्स हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक बंदा अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 16 साल उन अदारों को देता है। अगर 16 साल वो बंदा अदारे को दे रहा है, अदारा उसको इंसान बना के नहीं निकाल रहा, तो फिर अदारे के अंदर फॉल्ट है, उसके निसाब के अंदर फॉल्ट है, उसके तरीक़ाकार के अंदर फॉल्ट है। पाकिस्तान का जो मर्जी अदारा उठा के देख रहे हैं, हर अदारा खसारे में जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम जो CSS है वो करके आवाम उधर जाती है। इसका क्या मतलब है? या तो CSS का जो तरीकाकार है वो गलत है, नाअहल लोगों को लेके आया जा रहा है, या फिर जिस पैटर्न पे उनको ला के काम करवाया जा रहा है, बंदे अहल हैं, वो पैटर्न नाअहल है। सिस्टम की अब बात करें ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम की खराबी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो फिर जब तक सिस्टम नहीं ना ठीक होगा तो लोग भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ठीक हो जाए ना जी। जब अच्छा इंसान होगा वो अच्छा वकील भी होगा, जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा डॉक्टर भी होगा, जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा काजी भी होगा, अच्छा जज भी होगा, अच्छा मुफ्ती भी होगा। जब इंसान ही अच्छा नहीं है तो फिर अगली चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है। फिर जो हमारे इस टाइम मुल्क की सियासी सूरत हाल है, फिर हमारी दीन से भी एक दूरी की, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी वजूहात हैं कि हम लोग इन चीज़ों से भी दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों ने दीन और सियासत को अलहदा कर दिया। दीन और सियासत अलहदा नहीं है, दीन और सियासत एक ही चीज़ है। हमने अलहदा करने के बाद फिर वो जब अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि निकल जाए दीन अगर तो बच जाती है चंगेज़ी, तो ये सियासत में हमारे चंगेज़ी बच गई है। जो मौजूदा सिस्टम है इसमें 51% इज़ इक्वल टू 100, 49% इज़ इक्वल टू 0। ये किस तरह का इंसाफ है? अच्छा, इंसाफ से ही बात कर लेते हैं। दीन में तो हमारे बहुत इंसाफ के ऊपर हमेशा जोर दिया गया है, और लेकिन अभी जब हम इंसाफ की सूरत हाल देखते हैं तो जो हमारी दीनी तालीमात भी हैं तो वो उस पर तो हमारा इंसाफ कहीं पे भी नज़र नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वही वजह है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही जवाब दिया कि जब भी इंसान का जो भी उम्मत थी, जिस उम्मत ने भी अपनी किताब को छोड़ा तो वो इंसाफ परस्त ख़त्म हो जाए। आज हमने अगर कुरान को छोड़ दिया तो हमारे दिलों से इंसाफ निकल गया। इसकी छोटी सी मिसाल है, बल्कि मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरा जहाँ दाव लगेगा मैं उस दाव को लगाऊंगा, जहाँ मुझसे बेईमानी होगी मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैंने किसको मिलना है। अगर हमारे दिलों में आ जाए कि हमें अल्लाह को मिलना है तो तमाम लोगों में इंसाफ आ जाएगा। वो इंसाफ उड़ गया, वो अल्लाह का खौफ ही उड़ गया। अब ये देखें ना, अब इंसाफ की बात हो रही है, जैसे जनाब ने कहा कि मदारिस का माहौल और ये,
अब उस पर जो सूरत अल इमरान की आयत नंबर 12 है, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम कुफ्र की रोश इख्तियार करोगे। अब लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि कुफ्र सिर्फ काफिर करते थे, कुफ्र मुसलमान भी करता है। जब अल्लाह की दिए हुए हुक्म से इनकार करता है तो वो भी कुफ्र की कैटेगरी में आ जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे कि तुम दुनिया में मगलूब हो जाओगे, पस्ती में चले जाओगे, मतलब तुम होगे करोड़ों की तादाद में, लेकिन तुम्हारी जो पहचान है वो झाग के बराबर होगी। जैसे हाथ लगाएं तो झाग ख़त्म हो जाती है। तो जब हमारी पहचान ही झाग के बराबर हो जाएगी, जब हमारे दिलों से खौफ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे। इंसाफ, आपका सवाल है कि इंसाफ कैसे आएगा? दीन में तो इंसाफ है। जब दीन ही गालिब नहीं है तो कैसा इंसाफ होगा? जिस वक्त ये शरई निज़ाम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जिस दिन ये शरई निज़ाम नाफिज हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये इंसाफ भी कायम हो जाएगा। बस वही ना कि हम इंसाफ के हवाले से तो हमारी ये हमेशा शिकवे शिकायतें ही रह जाती हैं। बिल्कुल कि हम यहाँ पर इंसाफ के लिए जो है एक आम बंदे के लिए, एक गरीब बंदे के लिए इंसाफ लेना तो बहुत मुश्किल हो गया है आज के दौर में। उसमें हम खुद ठीक नहीं है ना। हाँ। जब तक हम ठीक नहीं होंगे हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब हम ठीक हो जाएंगे ये सब मामला ठीक हो जाने। ये हमें परेशान नहीं होना, इंसाफ नहीं है, कानून इंसाफ नहीं दे रहा, ये सब हर चीज़ तरतीब में आ जाएगी जिस वक्त हम अल्लाह के हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम होंगे, वो वक्त अब करीब है, अब हम सब अल्लाह के करीब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस हवाले से आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? मेरे लिए मुश्किलात यही थी कि जब मैंने 2014-15 में अल्लाह की तरफ फर्माबरदारी की तरफ किया, तो पहले तो मेरी जो दाढ़ी थी उस पे मेरी तरफ बड़े वो मेरे कज़न्स और मेरे माँ बाप कि तुम्हें कोई रिश्ता नहीं देगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी, वो कहेंगे दाढ़ी वाला है, हम इसको कैसे बेटी दें। हाँ। तो अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने वाइस चेयरमैन साहब की बेटी दी और बहुत अच्छे लोग दिए। तो इस दाढ़ी का ऐसा कुछ नहीं है। घर वालों ने कहा कि ये तुमने जो टोपी सर पे पहन ली है, अब लोग क्या कहेंगे कि अकलौता है, माँ बाप का एक ही बच्चा, ये मौलवी बन गया। सिर्फ ये कमी है कि दीन की हमारे पास इल्म नहीं है। तो बहुत से मेरे ऊपर अटैक्स हुए। कई दोस्त अहबाब ने कहा यार तुम अपनी शक्ल देखो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई अजीब से इंसान हो। तो जब मैं अपने आप को देखता था तो मुझे मेरा दिल खुश होता था कि मेरा जो चेहरा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नकल कर रहा हूँ। तो खुद को तसल्ली होनी चाहिए। अटैक्स होते रहेंगे, आप आसमान पे भी चले जाएंगे तो वो कहेंगे चांद पे क्यों नहीं गया, चांद पे चले जाएंगे तो कहेंगे सूरज पे क्यों नहीं गया। अच्छा, ये तो खैर सेटिस्फेक्शन जो है वो इंसान की कभी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। और बात ये आ जाती है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको अप्रिशिएट जो है वो नहीं करते। नहीं कि बस हमें अप्रिसिएशन जो चाहिए वो अल्लाह की तरफ से। मुझे लोग कमेंट करते हैं फेसबुक पे कि आप ये जो वीडियोस बना रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट आपके रिश्तेदार नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे रिश्तेदारों की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए जब भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ही उसका रिवॉर्ड देगा। अच्छा, तो फिर आप किस तरह के केसेस वगैरह डील करते हैं? आपका जो प्रोफेशन है उससे भी जी मैंने स्टार्टिंग में फैमिली केसेस किए थे 2014-15 में। उसके बाद मैं सिविल की तरफ गया। क्रिमिनल मैंने बहुत कम किए हैं। ठीक है। लेकिन मैं फिर जब देखा ना कि यहाँ बस माहौल कुछ बेहतर नहीं है, कचहरी का और कानून का कसूर वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा कम करता गया, काम को कम करता गया। फिर मैं DHA की तरफ चला गया, अमेज़ॉन की तरफ चला गया, मज़ीद मैंने बिजनेस किए। इसकी मिसाल जुनैद जमशेद की है। जब उन्होंने फिर छोड़ा तो अल्लाह ने उनको और कामयाब कर दिया। ऐसे अल्लाह पाक ने मेरे जो ज़राए थे वो रिस्क के और बहुत तरफ खोल दिए। तो बस मुझे इतना ये ख़ास कोई प्रोफेशन मैं माजरत के साथ कहता हूँ नहीं लगा। अच्छा, मतलब आप खुद इस प्रोफेशन से मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। लेकिन इस प्रोफेशन में आप जितना हक सच के साथ भी केस को फाइट करें, लेकिन आपको उसमें झूठ की मिलावट मिलानी पड़ती है। तो इस लिहाज से मुझे ये प्रोफेशन अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे इस हद तक अच्छा लगा, अल्लाह मुझे जब औलाद दे तो वो कानून को पढ़े, दुनिया के कानून को पढ़े और प्रैक्टिस करे कुछ अर्सा। इस कानून की उसको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। केसेस देख लें, आज 5-5, 6-6 साल में एक केस कंप्लीट होता है।
तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो जब हमारे चेहरे को देखते हैं तो उनके जो चेहरे पे मुफलिसी आई होती है ना, उसको देख के बड़ा दुख होता है कि हमने फ़ीस भी ले ली है, हमने इनसे अच्छी पैसे भी ले लिए हैं, लेकिन हम इनका काम नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से मेरा दिल टूट गया इस काम से। अच्छा, तो मतलब फिर आपने इस प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करना है या अपने छोड़ देना है? नहीं, मेरा अपना ऑफिस है, हाई कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, क्लर्क भी है, लेकिन कोई बहुत मेरिट पे केस होता है, कोई फैमिली केस है जिसको मैं पहले रीड करता हूँ और मुझे महसूस होता है कि ये केस वाक़तन हक सच पे है, तो मैं उसको कर लेता हूँ, वरना मैं केस को नहीं करता। अल्लाह पाक मुझे बहुत रिस्क देते हैं और तरफ से। चले, वो तो अल्लाह ताला ने रिस्क का जिम्मा ही खुद अपने सर लिया हुआ है। वो कहते हैं बस आप तलाश जारी रखें, रिस्क में खुद ही अता करें। अच्छा, आप आपके हल्के के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि आप वहाँ क्या मसाइल देखते हैं, क्योंकि मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, खैर पूरे पाकिस्तान के ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन आपके हल्के से रिलेटेड जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मसाइल देखते हैं। मसाइल दो तरह के हैं। एक मसाइल वो हैं जो काउंसलर लेवल के और चेयरमैन लेवल के हल करने वाले हैं, जैसे गलियों में पानी का मसला है या सीवरेज का मसला है या रोड्स बनाना है, जो ये MPA की ये ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये है, जो एक मिसकंसेप्शन अवाम में दी गई है ना, उनको मेरिट ही वो बताया गया जो काउंसलर का मेरिट है, उस मेरिट पे MPA वोट ले जाता है। MPA का काम ये है कि वो सूबाई असम्बली में बैठ के कानून को मुरतब करे जिसके ऊपर पूरे सूबे ने अमल करना है। सबसे पहली मिसकंसेप्शन ये अवाम के जहन में डाली गई है कि MPA का काम है गलियां बनाना, सोलंग बनाना, वहाँ के गटरों के ढक्कन लगवाना, ये काउंसलर का काम है। जो असल मसाइल हैं जो MPA के सामने है वो पूरे सूबे का मसला है। ला कानूनियत सिर्फ 217 में नहीं है, वो पूरे सूबे में है। बिहाइंड द कोर्ट्स जो है, मावरा अदालत जो कत्ल हो रहे हैं, पुलिस एनकाउंटर फेक होते हैं, वो पूरे सूबे का मसला है। जो डिकेटियाँ हो रही हैं वो सिर्फ 217 में नहीं हो रही, उसके ऊपर अगर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है तो वो पूरे सूबे के लिए है। अगर लोगों के जो कोर्ट्स के अंदर डिले हो रहे हैं मामलात, उनको इंसाफ स्पीडी नहीं मिल रहा, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड हो रहा है, जितना ताख़ीर की जाएगी उसको नाइंसाफ़ी समझा जाएगा, तो इसका ज़िम्मेदार MPA है पूरे सूबे का, ना कि PP 217 का। सबसे पहले तो ये चीज़ है जो अवाम को समझने की ज़रूरत है कि जिस नुमाइंदे को आप वोट दे रहे हैं उसको इस मेरिट पे कभी भी वोट ना दें कि वो आपका सोलंग ठीक करवा देगा, वो आपकी नाली ठीक करवा देगा। उस बंदे का काम है कानून को अमेंड करना, उसको मुरतब करना, ताकि पूरा सूबा एक कानून के ज़रिए अपने तमाम मसाइल को हल कर सके। उनके जो मौजूदा करंट वसाइल हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। सही, ये है असल चीज़ जिससे ना अवाम को हटा दिया गया है कि एक सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन में एक स्पेशल है कि जी इसी का मसला नहीं। जो सूबाई हल्का में एक बंदा कैंडिडेट है तो उसके लिए पूरा सूबा उसके सामने ओपन है मसाइल के अतबार से, और उसने वसाइल भी पूरे सूबे के इस्तेमाल करने और मसाइल भी पूरे सूबे के हल करने हैं। वोट सिर्फ 217 के लोगों से लेना है, मैंडेट सिर्फ उधर से लेना है, नुमाइंदगी पूरे सूबे की करनी है। अगर आप पूरे सूबे की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, आप सिर्फ 217 की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप पूरे सूबे के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन हमारा बड़े अरसे से एक ही माइंडसेट चलता आ रहा है ना कि हमने अगर MP करना तो हम ये कहते हैं कि यार हमारे नौकरियां लग जाएंगी, हमें कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर सेटल कर दिया जाएगा, तो तब हमें वोट हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है, जब वोट दिए जाते हैं घर की रोड, जिस तरह आपने बात की कि हमारे घर के रोड्स हो गए, हमारे मसाइल हो गए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इन लोगों ने ही देखना है और उन हल करना है। बिल्कुल ऐसे। तो हम तो फिर वोट ही सिर्फ उसी को ही देते हैं, सिर्फ इसी चक्कर में। अब यही मिसकंसेप्शन तो हम ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो इतने अरसे की समझते हैं कि एक बीमारी में इसे कहती हूँ कि एक बीमारी है, इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी इंसाफ के साथ साथ प्रोफेशन के हवाले से भी बात हो रही है। वैसे आप मोस्टली कौन से केसेस को डील करते हैं? मैं ज़्यादातर वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स को करता हूँ, और दूसरा क्रिमिनल में है मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छा। 302, 324, डकैती, मर्डर, ये सारी चीज़ें, 780A। अच्छा, मेरा क्वेश्चन रह गया था, मुझे याद आ गया कि हम एक बात कर रहे थे कि एक बीमारी है जो हमने अपने माइंड सेट किया हुआ है, बहुत अरसे से ये चीज़ चलती आ रही है, इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। अंधेरा इट्सेल्फ कोई चीज़ नहीं है।
अंधेरा सिर्फ इस वजह से है कि वहाँ पे रोशनी नहीं है। अब ये जो माइंड सेट हुआ है ना आवाम का, वो सिर्फ इस वजह से है कि कोई एक्चुअल बात करता ही नहीं है। कोई अपनी कैंपेन में एमपीए खड़ा होके ये बात कहता ही नहीं है कि भाईजान मैं इसलिए आपसे वोट लेने नहीं आया कि आपका मोटरसाइकिल अगर कोई पुलिस वाला रोक लेगा तो मेरे फ़ोन करने पे वो छोड़ देगा, मैं इसलिए वोट नहीं लेना चाहता। मैं वोट लेना चाहता हूँ कि मैं पूरे सूबे के लिए बेहतर करूँ, मैं लेजिस्लेशन बेहतर करूँ, मैं इन तमाम मसाइल को जो ना सिर्फ आपके हैं सबके हैं, मैं उस पैटर्न को ठीक कर दूँ कि जिसके बाद किसी बंदे को किसी सिफारिश की ज़रूरत ही ना पड़े। पुलिस आपको नाजायज़ रोके ही क्यों? मेरा काम ये है, ना कि ये कि मैं फ़ोन करूँ और छोड़ दे। अब चूंकि वो कैंपेन ही इस तरह से नहीं करता, वो जिस तरह से करता है, आवाम जिस तरह से सुनती है उसी की आदी हो गई। अच्छा भाई, ये भी है ना हमारे एक तो सिस्टम, जिस तरह हम बात करें, चाहे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है या चाहे हमारे यहाँ सिफारिश बहुत ज़्यादा। देखें आप एक कोई अगर कोई केस हो गया है, आपकी कोई डकैती हो गई है, कोई चोरी हो गई है, कोई आपने एफआईआर कटवानी है, तो उसके लिए भी एक आम बंदे के लिए पुलिस स्टेशन जब वो जाता है तो उसकी एफआईआर नहीं काटी जाती, ठीक है, और उसको बहुत हद तक जो है वो टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। और बिहेवियर इस तरह का होता है कि बंदा, एक आम बंदा पुलिस स्टेशन जाते हुए भी घबराता है कि मैं जाऊंगा तो ये ना हो कि मुझे जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ वो तो चीज़ उसकी पूछ होने नहीं, डिफरेंट आपका उसमें सिनेरियो आ जाता है। तो इस हवाले से भी हमारी चीज़ें जो है कि अगर जब तक आपके एक बड़े एमपीए या एमएनए की कॉल नहीं जाएगी, जब आप अपने हल्के में जाएंगे तो आप उसके पास फरियाद लेके जाएंगे कि मेहरबानी करें और आप जो है एसएचओ को कॉल कर दें या वहाँ के जो वहाँ पर मुतलका थाने में कॉल कर देंगे तो हमारी एफआईआर जो है वो काटी जाएगी और हमारी सुनवाई की जाएगी। तो जब तक ये चीज़ नहीं जाती तब तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो मसाइल है ना, ये वाकई इसी तरह है। हाँ। दो तरह के लोग हैं जिनके पास आवाम जाती है। या तो कुछ लोग हैं जो थानों के अंदर प्रॉपर आ जा रहे हैं, जिनको ख़ास लैंग्वेज में टाउट कहा जाता है। आवाम उनके पास जाती है, वो उधर से ख़र्चा लिया, कुछ खुद रख लिया, कुछ आगे दे दिया, काम करवा दिया। या फिर किसी एमपीए एमएनए के पास, किसी चेयरमैन के पास जाते हैं कि सर आपको वोट दिया था, उसके एवज़ हमारा ये काम करवा दें, चाहे वो मेरिट पे भी है। अब ये चीज़ें जेन्युइन मसला है। अब इस जेन्युइन मसले को अगर मैं सिर्फ फ़ोन पे हल करवाता रहूँ तो मैं सिर्फ पीपी 217 का हल करवाऊँगा, या मैं सिर्फ उनका हल करवाऊँगा जो पीपी 217 में मेरे साथ अटैच है। हालांकि जब मैंने वोट ले लिए फिर तो मैं पूरे हल्के का नुमाइंदा हूँ, कम से कम मैं पूरे हल्के का करवाऊँ। लेकिन होता क्या है कि आप सिर्फ उसी के पास जाते हैं जिसको आपने वोट दिए हैं, तो फिर मैं सिर्फ अपने अजीज़ों का, अपने करीबी दोस्तों का, उन्हीं का नुमाइंदा रह गया। इसी सोच को हमने चेंज करना है कि जो नुमाइंदा है वो सबका नुमाइंदा है। लेजिस्लेशन इतनी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए और वो प्रॉपर आवाम को पता होनी चाहिए। अब पुलिस के पास आप जाते हो, आपकी वो फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन नहीं दे रहा, आप उसको फौरी तौर पे 15 पे कॉल मिला दो कि जी मैं आया हूँ और ये मामला नहीं हो रही एप्लीकेशन। 15 पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर एक और हेल्पलाइन नंबर है, वो 1783 है मेरा ख्याल, उसके ऊपर कॉल मिलाओ। अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, फिर आप वकील के पास आओ, जस्टिस ऑफ पीस को 22A के तहत एप्लीकेशन दो। 22A के तहत एप्लीकेशन दो, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, थ्रू कोर्ट होगा। और जो पुलिस ऑफिसर जिस काम का पाबंद है और वो नहीं कर रहा, तो लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है कि जस्टिस ऑफ पीस एक ऐसा है जो उसको वो सारा काम करवा सकता है। जो बंदा एज ए जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंटेड है, मोस्टली हमारे एडिशनल सेशन जजेस के पास ये इख्तियारात हैं, तो उनको वो सारे इख्तियारात हासिल हैं जो कि एक SHO को हासिल है। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करने की भी ज़रूरत है। साथ साथ हम ये कहते हैं कि कानून तो बना दिए गए हैं पर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मसला सिर्फ सारा यही आ जाता है कि कानून हर चीज़ का आपके लिए मौजूद है, आपका लॉ है, बट आपके पास जो है ना इम्प्लीमेंट ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि अवेयरनेस नहीं है। अब जिस बंदे को पता है कि यार इधर मेरी बाइक चोरी हुई है तो मैंने इधर ही खड़े होकर 15 पे कॉल करनी है, वो तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड बन जाएगा, आपका नाम भी सेव हो जाएगा, फ़ोन नंबर, डेट, टाइमिंग, वो सारा रिकॉर्ड एक अलहदा महकमे के पास सेव है। उनका मतलब है तो पुलिस का ही है लेकिन डिपार्टमेंट अलग है। सही। उनसे जब मर्जी आप निकलवा सकते हैं कि जी ये हुई थी, मैंने रिपोर्ट की है, मेरा काम नहीं हुआ, आप फर्दर उसको अदालत में लेके आ सकते हैं। सही। अब जिस बंदे को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि मैंने 15 पे कॉल करनी है और मैंने क्या बताना, और जब मैंने कॉल करनी है फिर मैंने पास खड़े लोगों का नाम बताना ज़रूरी है कि मेरे इस वकूए का फ़लाँ गवाह है। 15 पे आपने कॉल कर दी, कोई गवाह नहीं बताया,
तो फिर सिर्फ आपके कहने पे कैसे माना जा सकता है कि आपके साथ ये मिसहैप हुआ है? सही। अब होता ये है, जो बंदे ने FIR करवाई है, लड़ाई हुई है उसकी एक बंदे के साथ, उसका किसी एक बंदे ने सर फाड़ दिया, लेकिन जब वो दरख्वास्त देता है उस बंदे के बड़े भाई का नाम भी और छोटे भाई का नाम भी, 3 का नाम दे देता है। फलां ने पकड़ा था, फलां ने पिस्टल रख के ललकारा, अगर हिले तो फायर मार दूंगा, दूसरे ने मेरे सर के ऊपर सोटा मार दिया। अब वो जो 2 बंदे नाजायज़ फंसाए हैं, वो यकीनन उस टाइम मौके पे ही मौजूद नहीं थे, तो वो जिस जगह पे मौजूद थे उनकी वहाँ पे कोई ना कोई, हो सकता है कोई बैंक में बैठा हो जहाँ पे CCTV लगा हो, कोई ATM यूज़ कर रहा हो, कोई किसी ऐसे अदारे में हो जहाँ पे CCTV है, या कहीं वो ऑफिशियल ड्यूटी पे हो जहाँ पे उसकी अटेंडेंस लगी हुई है, वो पूरा केस डाउटेड हो गया। फिर जिस एक ने वो डंडा मारा है उसकी भी जान छूट गई। वो वही ना, ये चीज़ें अच्छा, आप खुद क्योंकि लॉयर है तो आप बता रहे हैं, तो अवेयरनेस की वाकई बड़ी ज़रूरत है हम लोगों के। हाँ, ये चीज़ें हैं ही नहीं अवेयरनेस। बस हम भी ये चाह रहे होते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादती हो गई है तो हम फौरन इंसाफ चाह रहे होते हैं, और जिसने ज्यादती की हुई होती है उसकी ये कोशिश होती है कि मैं वाकई से ये मैं इस चीज से निकलूंगा कैसे, वो इस चक्कर में लग जाते हैं। तो ये हमारी सारी जो एक कहानी चल रही होती है, सर्कल में घूम रही होती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल कर दिए जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं। अवेयरनेस के लिए ना जी मैंने एक छोटा सा लायामल बनाया, उसको जल्दी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हम टीम तैयार कर रहे हैं अपनी लॉयर्स की, जो सारे यंग और एनर्जेटिक लॉयर्स हैं, जिनके अंदर नेकी करने की एक उम्मीद भी है, एक जस्तजू भी है, और वो कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग है। DCO साहब से मीटिंग करके, उनके साथ प्रॉपर सेटिंग करके, टाइम सेट करके, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी गैदरिंग होती है, हमें लोगों को इकट्ठा करना और तशहीर करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे 15 मिनट लें, उधर हमारा एक एडवोकेट जाए, वो सारा प्रॉपर उनको गाइड करे कि जी ट्रैफिक के ये रूल्स हैं, ये उसका तरीक़ाकार है, और ये उसकी पनिशमेंट, और पनिशमेंट की ये वजह है, इस वजह से आपको पनिश किया जाए। पनिशमेंट की असल लॉजिक ये है कि वो अगले बंदे को थोड़ा सा इबरत आए, आइंदा वो गलती ना करे। अगर पनिशमेंट को और उस इबरत को अलग-अलग कर देना तो वो पनिशमेंट रहती नहीं है, उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है, उसका मकसद ही फौत हो जाता है। इस वजह से ये जो रिश्वत है ना, इसने बड़ा सारा सेटअप ही ख़राब किया, निज़ाम को दरम बरम किया। अच्छा, तब्दीली की बात हो रही है, हम यही बात करेंगे किस तरह माइंडसेट चेंज करना है, खुद को कैसे चेंज करना है। बहुत सारे लोग चाह भी रहे होते हैं कि खुद को चेंज करें, तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं? तब्दीली कैसे आ सकती है? तब्दीली के लिए सबसे पहले तो उस इंसान को तौबा की नियत करनी पड़ेगी। एक तो है सिस्टम की तब्दीली, हाँ, एक इंसान के अपने अंदर की इनफरादी तब्दीली। उस तब्दीली के लिए पहले उसे एक सच्ची तौबा का इरादा करना पड़ेगा। अच्छा, अब कई लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, अब वो समझते हैं कि हमारी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, अब तो इतने गुनाह हो गए हैं, अब क्या करें, अब नहीं, अब तब्दीली नहीं करते। तो अल्लाह तो फरमा रहा है कि मैं रहमान हूँ, शफीक हूँ, अपने बंदों के लिए नरमी वाला हूँ। अभी मैं इनफरादी तब्दीली की बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा अगर डर रहा है तो वो बेवकूफ़ है, वो डरे नहीं, बल्कि वो जब बच्चा रो रहा होता है ना, अगर उसे मारें तो जाकर अपनी माँ के साथ चिपक जाता है, उसे पता है यहाँ मुझे सुकून मिलना है। तो वो अल्लाह के साथ जुड़ जाए, वो इस बात पे ना घबराए कि मेरे कितने गुनाह हो गए हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी सूद खाया है, मैंने पूरी ज़िंदगी गलतकारियाँ की हैं। डरे नहीं, वो अल्लाह की तरफ हो जाए, तौबा कर ले, उस रास्ते को छोड़ दे, उस रास्ते को छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी बदल ले। अल्लाह कहते कि तुम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ उससे ज़्यादा स्पीड में आऊँगा। तो ये तो है उसकी एक इनफरादी तब्दीली। कुरान से जुड़ जाए, ये भी उसकी तब्दीली है। अब जो सिस्टम की तब्दीली है वो देखें, अब ये सिस्टम की जो तब्दीली है, बेशक वो हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सदर, इनका काम है। हमारा काम हमारे लेवल पे है, उनका काम उनके लेवल पे। वो नहीं कर रहे, नुकसान कर रहे हैं। अगर वो इस तब्दीली को कुरान के मुताबिक तब्दीली लेकर आएँ तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमें अपने अपने लेवल पे ना इस दुनिया में तब्दीली लानी चाहिए। उस पर एक मैं अहदीस सुना देता हूँ ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ। तो वो अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुछ बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको,
अगर तुम्हारे पास हाथ की ताकत नहीं है तो तुम उसको ज़बान से रोको। अब तुम्हारे पास ज़बान की ताकत नहीं है तो तुम उस अमल से नफ़रत करो। अगर तुम उस अमल से नफ़रत भी नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब तुम्हारे अंदर ईमान ख़त्म हो चुका है। ये मफ़हूम है हदीस का। तो अब तब्दीली यही है कि मैं तब्दीली के लिए हाथ से करूँगा, ज़बान से करूँगा, वरना नफ़रत करूँगा। मेरे पास जितनी ताकत है हम सबको उतनी तब्दीली लानी चाहिए। अब हम इस सोच में बैठ जाएं और जो शरई निज़ाम नहीं आ रहा, वज़ीर आज़म साहब शरई निज़ाम नहीं ला रहे, वो पता नहीं कब आएगा। आप अपने घर में तो लेकर आएँ, आप अपने अंदर तो लेकर आएँ। तो ये इंसान की तब्दीली है। इसी तब्दीली के लिए मैंने छोटा सा एक एफर्ट की है। हम मराकज़ इल्म हमने नाम दिया है, वो कायम कर रहे हैं PP 217 में। सही। उसमें एक एक घर हम चूज़ कर रहे हैं। कुछ दोस्तों के स्कूल्स हैं, कुछ दोस्तों के घर हैं। उनके अंदर हमने बाकायदा अपना पार्टी के साथ मिलकर ना एक बुकलेट प्रिंट करवाया है, जो हम लोगों को हफ्ते में एक दफ़ा उधर जाके लेक्चर दिया करेंगे। उसमें हमने मुख्तलिफ पॉइंट, अभी कल ही हमारी मीटिंग हुई है, उसमें एडजस्ट कर ली हैं। जो बाकी ऑफिशियल काम्स हैं जो सरकारी स्कूलों में बाकी जगह पे करने वाले हैं वो तो हम DCO साहब से मिलकर करेंगे, लेकिन जो हमारी टीम है PP 217 की, उसमें हमने बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जो कल मीटिंग में हमने फाइंड आउट किए हैं, जिसमें अहमद कैशी साहब का घर है, शेर खान साहब का घर है, प्रोफेसर जावेद ज़वारी साहब हैं, एहसान रमज़ान साहब हैं, उनका स्कूल है। तो उस जगह पे दोस्तों को इकट्ठा करके हफ्ते में एक दफ़ा 2 घंटे का 1 घंटे का जो हमारा अभी टाइम सेट होगा वो लेक्चर दे के, ताकि उनको अवेयरनेस मिले। और लोगों को एक बंदा अवेयर होगा तो आगे जाके वो किसी को अवेयर करेगा। दिए से दिया फिर ही जलेगा। हाँ, ये तो है। इससे कि आप कतरा कतरा जो है वो मिलकर समंदर बनता है, तो आपको एफर्ट्स तो करनी पड़ती हैं। बगैर एफर्ट्स के फिर आपको कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ में जिसको मुआशरा एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो। बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर कहते हैं मुश्किलात भी आती हैं, फिर आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जिस तरह आप क्राइम्स को केसेस को देखते हैं, इस टाइम क्राइम की जो हम रेशो देखते हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन आपके डकैती के, चोरी के, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कत्ल के बहुत सारे केसेस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि अब तो किसी बंदे को मारना बहुत ही आसान हो गया है। एक खौफ खुदा भी खैर लोगों से ख़त्म होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, दिन ब दिन जो क्राइम की शरह बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है? इसकी 2 वजूहत है मैडम। सबसे पहली वजह, जो हमारा निज़ाम अदल है वो सुस्त बहुत है। उसके सुस्त रवि की जो बेसिक वजह है वो ये है कि केसेस ज़्यादा हैं, जुडिशरी कम है। एक जज के पास 300 केस लगे हुए हैं, वो 300 केसेस में अगर वो सिर्फ 3 लाइनों की कार्रवाई लिखे ना, तो वो उसके लिए वो काफ़ी है। दिन के लिए वो 8 से 4 बजे तक 1 घंटे का वक्फा उसने जो करना है, उसके लिए वो 3-3 लाइनें लिखे तो उसके लिए काफ़ी है। वो पेंडिंग होते जा रहे हैं। दूसरा, जो हमारा सज़ा देने का निज़ाम है ना, उसके अंदर इबरत नहीं है, जो अभी मैंने पहले भी बात की। जब तक सज़ा नज़र नहीं ना आएगी माशरे को, इबरत नहीं होगी, तो फिर कोई डरेगा नहीं। जब उसको पता है कि यार इस बंदे ने मर्डर किया, ये 5 साल 10 साल जेल में रहा, बाहर आ गया, उसको जेल में रहने वाला टाइम नहीं नज़र आता। यार ये कल गया था, आज आया, फिर वो 10 साल उसको नज़र ही नहीं आते। वो चीज़ अवाम के सामने नज़र आनी चाहिए। जिसने डकैती की है उसको चौक के ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए, वो थोड़ी मिले ज़्यादा मिले, ताकि वो इबरत हो। जब अच्छा, इस पे मज़ीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्राइम के हवाले से कि दिन ब दिन उसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। इसको कैसे रोका जा सकता है? एक तो इसका प्रॉपर जो निज़ाम है ना, उसमें एक तो इबरत का एलिमेंट जो है ना उसको मद्देनज़र रखा जाए। जो सज़ाएँ हैं ना उसको पब्लिक किया जाए। 100 में से 2 बंदों को सज़ा मिलती है, वो भी पब्लिक नहीं होती। अच्छा, पब्लिक के हवाले से इससे बात हो रही है। अभी रमज़ान में ही एक वाक़या पेश आया गुलगश्त का। जी। आपने देखें कि उस पर ना पुलिस ने कोई इस तरह की एक्टिविटी की जिसमें शहरियों ने खुद ही अदालत लगा ली। बिल्कुल ऐसे। जिस तरह मैं समझती हूँ, खैर वो एक अफसोसनाक वाक़या है और बहुत ज़्यादा कि
हमारे यहाँ कानून का ये हाल हो गया है कि लोग अब जो है वो बजाय कि पुलिस पे या अदालत पर भरोसा करने की बजाय वो खुद ही जब वो मामलात इतने लिंगर ऑन होंगे तो फिर लोगों ने एट द स्पॉट यही करना है ना। अगर किसी एक को इबरत के तौर पे सबके सामने सज़ा मिलेगी ना तो लोगों का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं यार अदालतों में सज़ाएं होती हैं। हाँ यकीनन होती हैं, ठीक है, बहुत बड़े क्राइम जो हैं उनके अंदर सज़ा बहुत बड़ी मेजर होती है, इस वजह से सज़ा देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब तक वो 100% श्योरली साबित ना हो सके हर लिहाज से तब तक उसको सज़ा नहीं मिलती, और उसमें फिर अपीलों का प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट तक जाती हैं अपीलें, इस वजह से वो मामला लिंगर ऑन हो जाता है। और अगर उसको सज़ाए मौत हो भी ना तो वो 15 साल पहले जेल में रहता है, फिर सज़ाए मौत होती है अगर किसी को होती है। तो जिसको हो रही है ना एटलीस्ट वो पब्लिक कर दी जाए ताकि आवाम को नज़र आए कि हाँ यार इस बंदे ने फ़लाँ जुर्म किया था, आज उसका इंसाफ हो गया और इसको ये सज़ा दे दी गई है। इस बंदे ने चोरी की थी, इसको ये सज़ा मिल गई है। इसने डिकेटी की थी, इसको ये सज़ा मिल गई है। अब मैटर ये है वक्त गुजरता है बड़ी तेज़ी के साथ। अभी हम जब याद करते हैं ना यार कल तो हम मैट्रिक में थे, आज हम MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये तो टाइम ही नहीं लगा, लेकिन इसके दौरान कितना अरसा गुजर गया वो अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह जब बंदा देखता है यार कल तो ये मेरा हमसाया फ़लाँ जुर्म में ये गया था, आज ये वापस भी आ गया, कोई मसला नहीं हुआ, वो 10 साल कहाँ गए उसको वो नज़र नहीं आते। हाँ। अगर वो चीज़ प्रॉपर पब्लिक हो और वो हर बंदे को नज़र आए तो फिर वो इबरत होगी। अदरवाइज़ उसकी ज़ाती मुश्किलात जो हैं उसने जो जेल में फेस की हैं तो वो तो पब्लिक नहीं होंगी, वो ना ही किसी को उसका कोई फ़ायदा होगा ना किसी को उसकी समझ आएगी। अच्छा ये तो ये चीज़ें हमें बेहतरी करने की वही बात है कि सिस्टम में कुछ चीज़ें इस तरह की पॉलिसीज़ आपको बनानी चाहिए जिसमें हर बंदा अपना, जो पुलिस का एक रोल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो हमारी अदालतें हैं उनका तो फिर बहुत ही मेजर हम कहते हैं इदारे का अपना रोल है। हाँ, तो वो अगर हमारे इदारे स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में ये जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। इदारे स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा नहीं है कि इदारे स्ट्रॉन्ग नहीं या फिर उनका इस्तेमाल जो है वो उनका इस्तेमाल से ऐसी हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या कहना चाहेंगे, हम इस निज़ाम को लेकर आपकी क्या राय है? निज़ाम मेरे तो रिपीटेड आंसर भी इस तरह से आपको महसूस होंगे। हाँ, क्योंकि आपका तो एक कनेक्शन इस तरीके से, और फिर आपके जो चीज़ें हम कहते हैं, हम बात जिस तरह करेंगे दीन को और दुनिया को कैसे हमने लेकर चलना है, तो उसमें वही आ जाती है कि आपका एक आपका ईमान और आपका अकीदा जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलतफहमी है कि हमने ना सिर्फ इसको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसको दीन इस्लाम समझ लिया। हाँ। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये दीन इस्लाम नहीं है। दीन इस्लाम तो इनकलाब का नाम है। अब यही इनकलाब आएगा तो आपका वो सवाल पूरा होगा कि सिस्टम कैसे बदलेंगे। सिस्टम तो ख़राब होंगे ना जब नीचे से जो लोअर डेजिग्नेशन पे बंदा बैठे वहाँ से ख़राबी चली आ रही है तो वो ऊपर तक ख़राबी चली आ रही है। वो जब उस पर तकवे की रोश ही नहीं है। तकवा, अब लोगों को लगता है कि तकवा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि तकवा है अल्लाह पे यकीन। तकवे के माने ये हैं कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की फर्मा बरदारी। अब जब सिस्टम में भी तकवा आ जाएगा, जब लोगों में भी तकवा आ जाएगा, अल्लाह का खौफ आ जाएगा, तो उनको समझ आ जाएगी कि हमें एक कैमरा, आपको ये मेरे सामने जो कैमरा है इसका भी एक प्रेशर है जो इस टाइम मैं इस प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा हूँ। ऐसे अल्लाह ताला का भी कैमरा है। अगर लोगों के दिलों में आ जाए कि उस कैमरे को वो कैमरा हमें देख रहा है, और सिस्टम के भी जहन में आ जाए कि इस कैमरे ने हमने इसको जवाब देना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है, तो वो इनकलाब आ जाएगा। तो वो मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे आंसर भी व्यूवर्स को और आपको लगें जैसे रिपीटेड आंसर हैं, लेकिन बात मुख्तलिफ होती है, लेकिन वो जॉइंट होती है कुरान से। तो आपके वो सारी चीज़ें आपकी एक ही के गिर्द घूम रही होती हैं। बिल्कुल जी, कुरान से जुड़ जाएं, इनकलाब आ जाएगा, सिस्टम भी बदल जाएंगे, बंदा भी बदल जाएगा। यहाँ तो इल्लामा इकबाल की जो शायरी है अगर हम उसको पढ़ें तो उसमें इनकलाब ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो अमेरिका और इस तरफ थोड़ा सा टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है कुछ के। जी, मैं भाई की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ।
हमारे माशरे में ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो प्रॉपर तालीमात पहुँचाई नहीं जा रही। अगर गरीब आदमी है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी इंतहाई गुर्बत में भी गुजरी है, इंतहाई अमारत में भी गुजरी है, वो हुक्मरान भी रहे हैं, वो मजलूम भी रहे हैं, वो कैद में भी रहे हैं, उन्होंने जंगें भी की हैं, वो सिपा सलार भी रहे हैं। कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं इस्लाम के अंदर जो प्रॉपर मौजूद ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक पहलू के ऊपर आप बेशुमार किताबें लिख सकते हैं। सीरत नहीं पढ़ रहे ना हम सीरत से दूर हो गए हैं, इसीलिए हम इस्लाम से और इनकलाब से दूर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वही बात आ जाती है कि इंसान को अगर वो कहते हैं ना तब्दीली लानी है तो फिर खुद को तब्दील करने की बहुत ज़्यादा, अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही वो कहते हैं ना सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि लॉयर्स जो है ना वो सिर्फ लॉयर्स है तो आज ज़रा डिफरेंट हो गया। तो बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।